नमस्ते। आइए आज के इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय के मूल स्रोतों को खंगालने वाले हैं वो बहुत ही गहरा और भावुक है। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से इस बात पर टिकी है कि आदिवासी समाज या स्वदेशी समुदायों के लिए जमीन का असल मतलब आखिर होता क्या है। मूल स्रोत इस बात पर एक बहुत ही मजबूत तर्क पेश करता है कि जल, जंगल और जमीन सिर्फ इस्तेमाल करने वाले संसाधन नहीं हैं, बल्कि ये किसी भी समुदाय के वजूद, उनकी अस्मिता और उनके स्वशासन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम बहुत ही तटस्थ रूप से उन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक पहलुओं को समझते हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, जल, जंगल, जमीन का दर्शन। दूसरा, ग्राम गणराज्य, ऐतिहासिक स्वशासन। तीसरा, विस्थापन और संघर्ष का इतिहास। चौथा, संवैधानिक अधिकार और संरक्षण। पांचवा, आंतरिक उपनिवेशवाद का नया खतरा। और छठा, अस्तित्व बचाने का मार्ग। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं। जल, जंगल, जमीन का दर्शन। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, आखिर इन समुदायों के लिए जमीन का असल मतलब क्या है। स्रोत में एक बहुत ही ताकतवर बात कही गई है। धरती हमारे पूर्वजों की धरोहर है और आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। मतलब इतिहास और मानवशास्त्र के मुताबिक ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़ या मंगोलॉइड जैसे जो भी आदिवासी समुदाय हैं, उनके लिए धरती कोई बाजार में बिकने वाली चीज या मुनाफे का जरिया बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका दर्शन ये मानता है कि जमीन एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा नजरिया है जो जमीन को किसी की निजी जागीर नहीं, बल्कि जीवन का साझा आधार मानता है। तो फिर होता क्या है जब ये जमीन छिन जाती है? स्रोत यहां एक बहुत ही साफ चेतावनी देता है। इसे एक तरह का डोमिनो इफेक्ट समझ लीजिए। बात सिर्फ थोड़े से पैसों के नुकसान की नहीं है। सबसे पहले खेत छिनते हैं, फिर जंगल खत्म होते हैं, इसके बाद पूरा का पूरा गांव टूटने लगता है। जब लोग बिखरते हैं तो उनकी भाषा कमजोर पड़ जाती है, संस्कृति मरने लगती है, और अंत में क्या होता है? एक पूरा समाज जो कल तक अपनी जमीन का मालिक था, वो अपनी ही धरती पर महज एक मजदूर बनकर रह जाता है। सच में विस्थापन का ये चक्र बहुत ही क्रूर है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, ग्राम गणराज्य और ऐतिहासिक स्वशासन। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जरा सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तब ये आदिवासी समाज अपना शासन कैसे चला रहा था? मानकी मुंडा, पढ़ा राजा और मांझी परगनेत, ये महज पुराने नाम नहीं है। ये असल में लोकतंत्र की जीती जागती परंपराएं थीं। इस व्यवस्था की सबसे हैरानी वाली बात क्या थी? सर्वसम्मति से फैसले लेना, सामूहिक जिम्मेदारी और पुलिस या अदालत का बिल्कुल न होना। जी हां, आपने सही सुना। स्रोत बताता है कि ऐसा इसलिए मुमकिन था क्योंकि ये पूरा समाज एक बेहद मजबूत नैतिक आधार पर टिका हुआ था। चलिए अब तीसरे खंड को देखते हैं, विस्थापन और संघर्ष का इतिहास। अब सवाल उठता है कि इतनी शानदार व्यवस्था में आखिर दरार कैसे आई? इसे समझने के लिए हमें औपनिवेशिक दौर के उस वैचारिक टकराव को देखना होगा। एक तरफ था आदिवासी दर्शन जो कहता था कि जमीन पूरे समुदाय की है, और ठीक इसके उलट 1773 में अंग्रेजों की लाई हुई जमींदारी प्रथा थी, जिसका सीधा सा फंडा था, जमीन पर निजी अधिकार होता है। स्रोत इस बात को बहुत जोर देकर कहता है कि यही वो वैचारिक टकराव था जहां से आदिवासी समाज की सामूहिक व्यवस्था पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला शुरू हुआ। जाहिर है, इस टकराव का अंजाम कोई शांतिपूर्ण तो होना नहीं था। 1765 में दीवानी अधिकार मिले, 1773 में जमींदारी प्रथा लागू हुई, और उसके बाद शुरू हुई प्रतिरोध की एक लंबी कहानी। चाहे तिलका मांझी हो, कोल विद्रोह हो, संताल हुल हो या फिर बिरसा मुंडा का उलगुलान, लेखक का नजरिया यहां बिल्कुल साफ है। इन्हें सिर्फ राजनीतिक बगावत मत मानिए, ये असल में जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए लड़े गए युद्ध थे, जिनमें पुरखों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर, संवैधानिक अधिकार और संरक्षण। उन ऐतिहासिक बलिदानों का आज के समय में क्या असर है? यहां स्रोत एक बहुत ही सख्त रुख अपनाता है। देखिए, अक्सर लोग भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची को बस एक आरक्षण या सरकारी मेहरबानी समझ लेते हैं, लेकिन स्रोत के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में यह अनुसूची कोई भीख नहीं है, बल्कि 200 सालों के खून, पसीने और संघर्ष का एक सीधा संवैधानिक नतीजा है। ये वो आखिरी दीवार है जो इन समुदायों की जमीन, संस्कृति और स्वशासन को बचाने के लिए खड़ी की गई है। पर क्या आजादी और इन कानूनों के बाद विस्थापन रुक गया? बिल्कुल नहीं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 74 लाख।
मूल स्रोत का डेटा बताता है कि 1950 से 1990 के बीच विकास के नाम पर बनाए गए बड़े बांधों, कारखानों और खदानों की वजह से 74 लाख आदिवासियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि इनमें से बहुत ही कम लोगों का सही से पुनर्वास हो पाया। स्रोत के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विनाश था। अब बात करते हैं 5वें खंड की, आंतरिक उपनिवेशवाद का नया खतरा। देखिए, जमीन हड़पने के पुराने तरीके अब बदल गए हैं। आज का खतरा थोड़ा पेचीदा और अदृश्य है। स्रोत में एक बहुत ही भारी भरकम एकेडमिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आंतरिक उपनिवेशवाद। इसका आखिर क्या मतलब है? आसान शब्दों में समझे तो जब किसी देश की अपनी ही मुख्य धारा की राजनीतिक और आर्थिक ताकतें स्वदेशी इलाकों को महज संसाधनों की एक खदान की तरह इस्तेमाल करने लगे, और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आ जाए जब वहां के मूल निवासी अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनकर रह जाएं। बस यही है आंतरिक उपनिवेशवाद। तो आखिर ये नया उपनिवेशवाद काम कैसे करता है? इसके नए हथियार क्या हैं? स्रोत उन आधुनिक तरीकों की पूरी एक लिस्ट देता है, जैसे कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स, तेजी से फैलता रियल एस्टेट, नगर निगमों का विस्तार और बड़े बड़े कॉरपोरेट उद्योग। लेखक तर्क देता है कि इन्हीं सब के जरिए बाहरी पूंजी धीरे धीरे जमीन पर कब्जा कर रही है। और तो और इस पूरी प्रक्रिया में पैसा जैसे मजबूत कानूनों को कमजोर किया जा रहा है और ग्राम सभाओं के हकों को किनारे लगाया जा रहा है। लेकिन रुकिए, स्रोत यहां एक और बहुत ही गहरी बात कहता है, और वो ये कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही है। बात एकदम पते की है। जब समाज की सामूहिक सोच कमजोर पड़ने लगती है और लोग खुद चंद पैसों के लालच में अपनी जमीन बेचने लगते हैं, तब बाहरी ताकतों का काम चुटकियों में हो जाता है। जमीन बेचने का मतलब सिर्फ एक प्लॉट बेचना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने परिवार की सुरक्षा छीनना और आने वाली पीढ़ियों को शहरों की सड़कों पर मजदूरी करने के लिए छोड़ देना। आइए अब चलते हैं हमारे आखिरी और छठे खंड पर, अस्तित्व बचाने का मार्ग। तो भाई, इन सब खतरों से बचने का रास्ता क्या है? लेखक के मुताबिक CNT, SPT और पेसा ये सिर्फ पन्नों पर लिखे कानून नहीं हैं, बल्कि ये अस्तित्व को बचाने वाले सुरक्षा कवच हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर ग्राम सभा को ताकत देते हैं। यही कानून तय करते हैं कि स्थानीय संसाधनों की रक्षा हो, कोई भी गैरकानूनी कब्जा ना हो पाए, और सबसे बड़ी बात, किसी भी विकास परियोजना का फैसला बाहरी लोग नहीं बल्कि वहीं के लोग लें। स्रोत बताता है कि भूमाफिया और भ्रष्ट तंत्र से लड़ने के लिए ये कानून एक ढाल का काम करते हैं। मतलब साफ है, सिर्फ जज्बाती होने से कुछ नहीं बदलने वाला। स्रोत कहता है कि इन भावनाओं को एक मजबूत, संवैधानिक और सामाजिक आंदोलन में बदलना होगा, और इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाए गए हैं, जैसे ग्राम सभा को पूरी तरह से सक्रिय और मजबूत बनाना, अपनी जमीन के कागजात और रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह समझना, इन कानूनों के बारे में हर गांव में जागरूकता फैलाना, किसी भी अवैध कब्जे का डटकर विरोध करना, और सबसे जरूरी बात, आज की युवा पीढ़ी को संविधान और उनके हकों की सही शिक्षा देना। और आखिर में हम मूल स्रोत के उस सवाल पर आते हैं जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। सवाल है, हमारे पुरखे जमीन बचाते हुए मरे थे, क्या हम जमीन बेचते हुए जिएंगे? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्या थोड़े से तात्कालिक मुनाफे के लिए अपनी पूरी विरासत, अपनी पहचान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगा देना सही है? खैर, आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और चीजों की तह तक पहुंचते रहिए।